आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमने एक नई सीरीज प्रारंभ की है NCERT कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। NCERT कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में दो भाग हैं, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति। भाग एक समकालीन विश्व राजनीति को हमने पढ़ना प्रारंभ किया है। समकालीन विश्व राजनीति में अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर हम पढ़ रहे हैं। आज इस नई सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर के अंतर्गत परिचय, क्यूबा मिसाइल संकट और शीत युद्ध का अर्थ, अभिप्राय, उत्पत्ति के कारण को पढ़ा था। जो विद्यार्थी आज इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं और उन्होंने पहला वीडियो नहीं सुना है, तो उन सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वीडियो की लिंक दे रहा हूं, जिससे आप उसे पढ़ सकें। और पहले वीडियो को आप पढ़ेंगे तभी आज के वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे, अन्यथा सीधे दूसरा वीडियो पढ़ने पर कुछ मुश्किलें आपको हो सकती हैं। तो आप पहले वीडियो को अवश्य सुन लें। और जो विद्यार्थी आज पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सभी से निवेदन रहेगा कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको समय पर नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि सारी मोटी मोटी बातें, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, मैं इन वीडियो में आपको बता रहा हूं। और जो पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, इसे हम 3 से 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे और ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना रहे। तो आज की क्लास हम चालू करें उसके पहले से मैं पिछले वीडियो का 2-3 मिनट में आपको रिवीजन करा देता हूं। पिछले वीडियो में हमने जब परिचय पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक। इसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। क्यूबा दरअसल एक द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका से नज़दीक है, और क्यूबा जो है वो साम्यवादी विचारधारा को मानता था, जबकि अमेरिका पूंजीवादी देश है। तो क्यूबा अमेरिका के नज़दीक होते हुए भी जो क्यूबा का संबंध था वह सोवियत संघ से था। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को मानता है। तो क्यूबा को लेकर सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव को यह आशंका थी कि कहीं अमेरिका उस पर हमला करके उस पर पूंजीवादी विचारधारा ना थोपे। इसके चलते सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी, जिसकी भनक अमेरिका को 21 दिन बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इस मामले को गंभीरता से लेकर अमेरिकी जंगी बेड़े तैनात कर दिए और निर्देशित किया कि क्यूबा की ओर जो सोवियत संघ के जंगी बेड़े आ रहे हैं उन्हें रोका जाए। और पहली बार दोनों महाशक्तियों के जंगी बेड़े आमने सामने हुए। लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध होगा, किंतु दोनों ही देश ने समझदारी दिखाई और अपने अपने जंगी बेड़े वापस ले लिए। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट सन 1962 में हुआ। इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। विस्तार से आप पहले वीडियो में इसे पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हमने शीत युद्ध का अर्थ समझा था। शीत युद्ध का अर्थ जो होता है वह बिना अस्त्र शस्त्र लड़े हुए एक वैचारिक वाक युद्ध रहता है, जो कि
मन मस्तिष्क में चलते रहता है, एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जाता है, कभी भी सेनाएं आमने सामने नहीं होती है। अंत में हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ वह कुछ इस रूप में हुआ कि अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फेडमैन नामक 2 परमाणु बम गिराए, जिसके चलते जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। यह सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज टॉपिक शुरू होता है अपरोध, रोक और संतुलन से क्या आशय है। अपरोध, रोक एवं संतुलन से आप क्या समझते हैं, ये एक प्रश्न बनता है। तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि यदि कोई 2 बराबर के लोग हैं तो क्या उन दोनों में युद्ध होगा? आप कहेंगे सर जरूर होगा, जब दोनों बराबरी के हैं तो फिर किसे डर लगेगा, दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। किंतु मैं कहूँगा कि जब दोनों ही बराबर के हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में जय और विजय हैं, 2 स्टूडेंट हैं, जय भी ताकतवर है और विजय भी शक्तिशाली है, तो ये दोनों युद्ध लड़ेंगे? जय विजय कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनको खतरा रहेगा, इनको भय रहेगा कि यदि हम दोनों ने युद्ध लड़ा तो हम दोनों को बहुत नुकसान होगा। हो सकता है हम दोनों ही मिट जाए, हम दोनों नष्ट हो जाए, हम दोनों ही खत्म हो जाए, क्योंकि एक शेर तो दूसरा सवा शेर है। और इसी भय के कारण इन दोनों में युद्ध नहीं होगा। मान लीजिए एक शक्तिशाली है और दूसरा कमजोर है, तो फिर इस स्थिति में तो युद्ध अवश्य ही होगा, क्योंकि जो शक्तिशाली है वो कमजोर को हरा देगा, दबा देगा। किंतु जब दोनों ही बराबरी के होते हैं तो वो युद्ध करने से बचते हैं, युद्ध को रोकते हैं। जब दोनों देश बराबरी के हों, दोनों मित्र बराबरी के हों, दोनों दुश्मन बराबरी के हों, तो युद्ध नहीं होता है। और जो युद्ध होने की संभावना हो किंतु युद्ध ना हो, उसे ही अपरोध, रोक एवं संतुलन कहा जाता है। बहुत सिंपल है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जब दोनों बराबरी के हों और युद्ध होने की पूरी संभावना हो किंतु युद्ध ना हो, इसे अपरोध, रोक और संतुलन कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ। देखिए, मैं मन से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, जो किताब में आपका लिखा है बस मैं उसे ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आसान और सरल शब्दों में। द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ, आप जब एक बार किताब उठा के देखेंगे तो आप जब किताब की रीडिंग लगाएंगे तो आपको एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें पढ़ाना है और क्या सर ने पढ़ाया है। बस आप एक बार किताब को रीडिंग जरूर मारें जब भी किताब आपके हाथ में आ जाए। द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ अर्थात विश्व कैसे 2 भागों में बटा, विश्व के कैसे 2 भाग हुए। विश्व तो एक है किंतु विश्व कैसे 2 ध्रुवों में बटा। ध्रुव कह दो, गुट कह दो, खेमे कह दो, आप अपनी सुविधा से इन शब्दों को उपयोग कर सकते हो। तो देखिए, आप विश्व का नक्शा अपने साथ में रखें। मैंने पहले भाग में भी कहा था कि समकालीन विश्व को पढ़ने के लिए आपको नक्शा रखना होगा विश्व का। तो जो विश्व का नक्शा आप देखोगे तो इसके ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और राइट साइड में पूर्व पश्चिम होता है। तो अभी हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शीत युद्ध आरंभ हो गया। तो दूसरा जो विश्व युद्ध
संपन्न हुआ 1945 में, इसमें दूसरे विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को उत्तरदायी माना गया। तो जर्मनी को बांटा गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, यहीं से विश्व जो है दो भागों में बंट गया। ठीक है, जब आप नक्शे में देखेंगे तो सोवियत संघ जो है वो पूर्व में आता है और यूएसए जो है वो अमेरिका में आता है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी को इसका दोषी माना गया, तो जर्मनी के टुकड़े किए गए। जर्मनी को 4 भागों में बांटा गया, एक भाग ब्रिटेन के पास, एक भाग फ्रांस के पास, एक भाग अमेरिका के पास और एक भाग सोवियत संघ के पास। तो जो पश्चिमी जर्मनी था वो अमेरिका के खाते में आ गया और पूर्वी जर्मनी जो था वो सोवियत संघ के कब्जे में आ गया। बस यहीं से विश्व जो है दो गुटों में बंट गया। जर्मनी के टुकड़े तो हुए, किंतु जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन को भी भागों में बांटा गया और पश्चिमी जर्मनी जो है अमेरिका के पास आया और जो पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र था वह सोवियत संघ के पास चला गया। और यहीं से विश्व जो है वो दो ध्रुवों में, दो गुटों में, दो खेमों में बंट गया। अब प्रश्न उठता है कि सर ये सभी मित्र राष्ट्र थे तो इनमें क्यों इस प्रकार से बंटवारा हुआ? तो ये जरूर मित्र राष्ट्र थे, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध साथ साथ में लड़ा, लेकिन युद्ध के दौरान ही इनमें वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हो गई थी। और दो महाशक्तियां कैसी बनी? महाशक्तियां तो 4 थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, 4 शक्तियां थी। किंतु ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो सीधे यूरोप में आते थे और इन्होंने सीधे तौर पर लंबे समय तक जर्मनी से युद्ध लड़ा, जिसके चलते ब्रिटेन और फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। इनको जनधन से काफी नुकसान हुआ और इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वह काफी पंगु हो गई। ऐसे में विश्व में 2 महाशक्तियां रही, एक यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी यूएसएसआर जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। इन दोनों महाशक्तियों ने जो विश्व के नक्शे पे हमने देखा, यूरोपीय महाद्वीप में एक देश जिसका नाम जर्मनी को विभाजित किया, जर्मनी को बांटा, पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ में गया और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका में चला गया। यहीं से जो है विश्व 2 गुटों में बंट गया, विश्व 2 ध्रुवों में बंट गया और यहीं से 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 महाशक्तियों ने विश्व के अन्य हिस्से पर अपना प्रभाव, अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। जो विश्व की 2 महाशक्तियां थी, कौन कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ। अब इन्होंने जो विश्व के अन्य हिस्से थे उन हिस्सों पर अपना प्रभाव, अपना विस्तार करना आरंभ किया। दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने गुटों में छोटे छोटे देशों को मिलाना चालू किया और जो छोटे देश आसानी से इनके साथ मिल जाते थे तो ठीक है, और जो देश नहीं मिलते थे तो उन पर ये शक्तियों का प्रयोग करते थे, अपनी ताकत दिखाते थे और अपने में मिलाते थे। ये किताब में ही लिखा है आपकी। तो जो छोटी छोटी
कंट्रियां थी उनको ये अपने प्रभाव में लेते थे। अब छोटी छोटी जो शक्तियां थी, जो छोटे छोटे देश थे, वो महाशक्तियों में क्यों मिलते थे, क्यों शामिल होते थे, क्यों इनका विलय महाशक्तियों में हो जाता था, इन्हें क्या फायदा था। एक प्रश्न बनता है आपका कि छोटी महाशक्तियां बड़ी शक्तियों में क्यों शामिल होते थे। तो इसका उत्तर है, छोटी शक्तियां महाशक्तियों में इसलिए मिल जाती थी क्योंकि नंबर 1, सुरक्षा का वायदा। जो महाशक्तियां हैं, चाहे वो पश्चिमी खेमा हो या पूर्वी खेमा, जो देश पश्चिमी खेमा के साथ जाते थे, अमेरिका उनको सुरक्षा का वादा करता था कि यदि आप पर कोई भी हमला करेगा, कोई भी आपको कुछ कहेगा तो मैं हूं, यानी कि एक दादागिरी उनको दिखाते थे। ठीक इसी प्रकार जो पूर्वी खेमे में शामिल होते थे तो सोवियत संघ कहता था कि आप पर कोई भी खतरा अगर आएगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये छोटी शक्तियों को महाशक्तियां जो है सुरक्षा का वादा करती थी। नंबर 2, आर्थिक सहायता। इन छोटे छोटे देशों को यदि कुछ आर्थिक सहायता चाहिए होती थी, पैसे वगैरह की, तो ये उनको पैसे देते थे। उनकी अर्थव्यवस्था, जो कि दो विश्व युद्ध हो गए थे, तो लगभग सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी खराब हो गई थी। तो उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ये महाशक्तियां आर्थिक सहायता, पैसा उपलब्ध कराती थी। नंबर 3, सैन्य सहायता और तकनीकी सहायता। छोटी शक्तियों को बड़ी बड़ी महाशक्तियां जो थी, अमेरिका और सोवियत संघ, ये सैन्य सहायता उपलब्ध कराते थे, इन्हें हथियार देते थे, और जिस किसी देश को टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती थी उन्हें तकनीकी सहायता भी देते थे इनके विकास के लिए। तो इस प्रकार से छोटी शक्तियों को ये 3 फायदे होते थे, सुरक्षा मिलती थी, आर्थिक सहायता मिलती थी और सैन्य सहायता भी मिलती थी। तो इस प्रकार से जो है छोटी शक्तियां महाशक्तियों में मिलती चली गई और विश्व जो है वो 2 गुटों में बंटता चला गया। इन दोनों ही महाशक्तियों का विस्तार होता रहा। अब इसके बाद क्या हुआ, पश्चिमी जो गठबंधन था, जो अमेरिका जिसका नेतृत्व कर रहा था, है ना, देखिए आपको पश्चिमी गुट, पूंजीवादी गुट, पश्चिमी खेमा, पश्चिमी ध्रुव, ये अगर आता है तो आप सीधे समझिएगा अमेरिका, और पूर्वी गुट, पूर्वी खेमा, साम्यवादी गुट, पूर्वी ध्रुव, ये अगर पढ़ने में मिलता तो समझिएगा सोवियत संघ। तो जो पश्चिमी गठबंधन था, अब उसने एक और कदम उठाया, उसने एक सैन्य संगठन की स्थापना की। संगठित ये हो चुके थे, लेकिन अब सैन्य संगठन की स्थापना की जिसका नाम है नाटो, NATO, नाटो। नाटो का जो है पूरा नाम वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन, नाटो जो है आपको परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जा सकता है या 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि नाटो का पूरा नाम क्या है, नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को की गई। इसकी जो स्थापना है वो अमेरिका ने की थी, अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा था। 4 अप्रैल 1949 को जब नाटो की स्थापना की गई तो इसमें 12 देश शामिल थे। कितने? 12। कौन कौन से थे? इनमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ये 12 कंट्रियां आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, मैं बहुत दूर से आपको ढूंढ के लाया हूं। तो इन 12 कंट्रियों ने नाटो नामक संगठन की स्थापना की। आप इसे
ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पॉज करके सुन लीजिएगा, लिखिएगा कि नाटो, जिसका पूरा नाम उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। 12 देशों ने इसको मिलकर बनाया। वर्तमान में इसके 29 सदस्य हैं। कितने? 29। यानी कि 4 अप्रैल 1949 को बना था। इसके बाद 1952, 1955, 1982, 1999, 2014 और 2017 तक इसमें सदस्य जुड़े हैं। अंत में जो सदस्य जुड़ा है वो अल्बानिया और क्रोएशिया इसमें शामिल हुए हैं। नाटो के उद्देश्य जो थे वो था कि सब मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, इन 12 कंट्रियों में से यदि किसी एक पर भी हमला होगा तो वो सभी पर हमला माना जाएगा। मान लीजिए आपकी क्लास में 12 विद्यार्थी हैं और आपकी क्लास ने एक समझौता किया है आपस में कि यदि एक पर भी किसी अन्य विद्यार्थी ने हमला किया तो उस पर्टिकुलर विद्यार्थी पर हमला नहीं होगा, ये पूरी क्लास पर हमला होगा। तो इससे क्या हुआ, इन 12 ही देशों में बहुत आत्मविश्वास बढ़ा, इनमें शक्ति बढ़ी, इनको अब यह लगने लगा कि अब हम पर कोई हमला नहीं करेगा, हम शक्तिशाली हो गए हैं। बहुत बड़ी बात होती है, एक पर हमला तो सभी को हमला, यानी कि एक किसी पर हमला हुआ है तो 11 उसकी सहायता के लिए खड़े हो जाएंगे। तो विश्व में पहला ऐसा सैन्य गठबंधन था जो कि अमेरिका ने किया। अब अमेरिका ने किया है तो क्या सोवियत संघ चुप बैठेगा? नहीं, सोवियत संघ ने सन 1955 में नाटो का मुकाबला करने के लिए वार्सा पैक्ट किया। वार्सा संधि इसे कहते हैं। तो 1955 आप इसे याद रखिएगा। वार्सा पैक्ट क्यों हुआ? इसमें जो था सोवियत संघ इसका नेतृत्व कर रहा था। इसके अतिरिक्त जो है पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, ऐसे कई देश थे जो इस वार्सा पैक्ट में शामिल हुए और इनका उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना। तो नाटो बना, वार्सा पैक्ट हुआ। इसके बाद एक प्रश्न बनता है कि महाशक्तियां इतनी संपन्न थी, उनके पास सारे कुछ हथियार थे, मिसाइलें थी, फिर इनको छोटे देशों की क्या आवश्यकता थी? छोटे देशों को शामिल करने से इनको क्या फायदा होता था? ये एक प्रश्न बनता है। तो महाशक्तियों को भी छोटे देशों से फायदा था, लाभ था। क्या लाभ था? नंबर 1, संसाधनों की प्राप्ति। महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन इसलिए करती थी क्योंकि उनको संसाधनों की आवश्यकता थी। देखिए, हर राष्ट्र जो है, प्रत्येक देश जो है वो आत्मनिर्भर नहीं होता है, उसको किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। अब ये छोटे देशों से जब समझौता करते थे तो इनको तेल, ऑयल और आयरन, स्टील, लोह, ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते थे जो कि विकास के लिए आवश्यक थे। तो छोटे देशों से इन्हें महत्वपूर्ण संसाधन मिलते थे। नंबर 2, सैन्य ठिकाने स्थापित करने के लिए स्थान। ये महाशक्तियां थी तो इनको बहुत सैन्य ठिकानों की आवश्यकता थी, मिसाइलें रखते थे, हथियार रखते थे, तो ये रखेंगे, इसके लिए इनको सैन्य ठिकाने बनाना होते थे। तो ये छोटे छोटे जो देश थे यहाँ पर अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करते थे। नंबर 3, भू क्षेत्र, भूभाग, जमीन, जिसको हम कहेंगे, जमीन मिल जाती थी। छोटे देशों से गठबंधन करने पर इनको इन देशों की जमीन मिलती थी जहाँ से ये अपनी जो सैन्य कार्रवाई है उसको संचालित कर सकते थे, जासूसी कर सकते थे एक दूसरे देशों की, तो भूभाग भी मिल जाता था। फिर आर्थिक मदद। महाशक्तियां होने के कारण इनको बड़ी बड़ी सेनाएं रखना पड़ती थी।
और इन सेनाओं की भर्ती के लिए इन छोटे छोटे देशों से इनको आर्थिक मदद मिल जाती थी, या आर्थिक सहायता भी कह सकते हैं आप, इनको मिलती थी। ये यहाँ के सैनिक भर्ती करते थे और अपने आप को शक्तिशाली बनाते थे। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखिएगा कि देखिए, दो प्रश्न एक जैसे हैं। छोटी शक्तियों को महाशक्तियों से मिलने में क्या लाभ होता है, तो मैंने ऊपर बताया, सुरक्षा का वायदा मिलता है, सैन्य सहायता मिलती है और आर्थिक मदद मिलती है। महाशक्तियों को क्या फायदा है छोटी शक्तियों से, तो इनको महत्वपूर्ण संसाधन मिलते हैं, सैन्य ठिकाने मिलते हैं, भूभाग मिल जाता है और आर्थिक मदद भी मिल जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद अभी दोनों महाशक्तियां रुके नहीं थी। इसके बाद अमेरिका ने सीटो नामक संगठन की स्थापना की। सीटो क्या है? सीटो दरअसल मिनालिया पैक्ट था पहले, लेकिन बाद में इसका नाम सीटो पड़ा। SEATO, सीटो। एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियाई, टी से ट्रेटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। सीटो की स्थापना 1954 में की गई। सीटो में जो देश थे उनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, USA और UK शामिल थे। और सीटो की स्थापना का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, उसका प्रभाव यहाँ विस्तारित नहीं होने देना था। तो सीटो के विषय में भी, सीटो की स्थापना कब हुई, सीटो का पूरा नाम क्या है, तो सीटो की स्थापना 1954 में हुई। इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन है, आपको केवल इतना ही याद रखना है। इसके बाद अमेरिका ने एक और गठबंधन किया जिसका नाम है सेंटो, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल इसका नाम पहले जो था बगदाद पैक्ट था, बगदाद संधि के नाम से इसे जाना जाता था। इसकी स्थापना 1955 में की गई। इसकी स्थापना जो थी वो ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और UK ने मिलकर की थी, किंतु 1959 में इराक इससे बाहर निकल गया, उसने इस्तीफा दे दिया और फिर इसका नाम सेंटो पड़ा। लेकिन सेंटो का मूल नाम क्या था, तो आप बगदाद पैक्ट लिखेंगे। 1959 में इराक के निकल जाने से इसका नाम सेंटो हो गया। सेंटो सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में केंद्रीय संधि संगठन कहते हैं, तो सेंटो बना। इसके बाद जो है सोवियत संघ, उसने भी कई अन्य गठबंधन किए। उसने साम्यवादी चीन, उत्तरी कोरिया, उत्तरी वियतनाम से एक गठबंधन किया, किंतु 1950 के दशक में ही इनके गठबंधन में दरार होने लगी और 1969 में एक छोटे से भूभाग को लेकर सोवियत संघ का साम्यवादी चीन से युद्ध भी हुआ और फिर धीरे धीरे जो है सोवियत संघ के साथ जो देश जुड़े थे वो टूटते चले गए और परिणाम स्वरूप 1991 में सोवियत संघ का पूरी तरह से विघटन हो गया। इसे हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो ये था कुछ मुख्य बातें। अब हम देखते हैं शीत युद्ध के दायरे, जो कि आपकी किताब में एक और टॉपिक है। शीत युद्ध के दायरे अर्थात इस शीत युद्ध जो चालू हुआ था इसका दायरा क्या क्या था, शीत युद्ध कहां कहां तक फैला। तो देखिए, शीत युद्ध का मतलब हम समझ ही गए कि एक ऐसा युद्ध जो कि लगता है कि होगा लेकिन होता नहीं है। तो इसका दायरा जो था वह फैल रहा था।
इन्होंने अपने अपने गठबंधन बनाए थे, अपने अपने खेमे बना लिए थे और इन खेमों में संकट उत्पन्न होता रहता था। आपस में दोनों महाशक्तियां कभी भी नहीं लड़ी, लेकिन जो इनके गुटों में शामिल देश थे वो आपस में लड़ते रहते थे। जैसे 1950 से 1953 तक कोरिया युद्ध हुआ। दक्षिण कोरिया का समर्थन यूएसए अमेरिका करता था, जबकि उत्तरी कोरिया का समर्थन जो है वो सोवियत संघ करता था। आप आज भी देखते हो उत्तरी कोरिया एक ऐसा देश है जिससे हमेशा तीसरे विश्व युद्ध का भय बना रहता है। सन की कहा जाता है वहां का जो शासक है, किंग जो। तो उत्तरी कोरिया जो समर्थक जो था वो सोवियत संघ था और अमेरिका दक्षिण कोरिया का। तो ये दोनों देश काफी लड़े, काफी खून खराब हुआ, काफी नुकसान हुआ, लेकिन परमाणु युद्ध नहीं हुआ, तीसरा युद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार 1960 में कांगो का युद्ध हुआ, अफगानिस्तान में युद्ध हुआ, वियतनाम में युद्ध हुआ। तो इन जो खेमों के देश थे इनमें समय समय पर संकट उत्पन्न होता रहा, काफी जनधन की हानि हुई, किंतु परमाणु युद्ध नहीं हुआ। विश्व को लगता रहा कि अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। बस इसी को शीत युद्ध के दायरे कहा जाता है। यानी कि शीत युद्ध कहाँ कहाँ फैला, तो शीत युद्ध का जो दायरा है वो इतना फैला कि परमाणु युद्ध ना हो, बाकी खेमों के जो देश थे उनमें समय समय पर संकट उत्पन्न होता रहा, जिनमें कोरिया, कांगो, वियतनाम और अफगानिस्तान के युद्ध शामिल रहे और इसमें काफ़ी जनधन की हानि हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने बहुत विस्तार से आपको बहुत अच्छे से समझाया है। यदि बच्चों आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। बहुत से विद्यालयों में अभी तक पुस्तकें नहीं पहुंची है, तो उन विद्यार्थियों तक यह पुस्तक ना होने के अभाव में मेरा वीडियो पहुंचाएं ताकि वो समझ सकें कि किताब में क्या है। अब हम अगले भाग में शीत युद्ध का घटनाक्रम और द्विध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अंतिम वीडियो में हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। जब चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा तो आपको एक एक फंडा क्लियर हो जाएगा, इसका मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसलिए अब आप कॉपी पेन उठाएं और प्रश्न नोट करें, जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, शीत युद्ध का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका उत्तर मैंने पहले भाग में दिया था, तो आप वहां से ढूंढ के बताइएगा। शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, या तो आप गूगल सर्च करिएगा। प्रश्न क्रमांक 2, द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ किस देश के बंटवारे से हुआ? द्विध्रुवीय विश्व का आरंभ किस देश के बंटवारे से हुआ? प्रश्न क्रमांक 3, नाटो की स्थापना कब की गई? नाटो की स्थापना कब की गई? प्रश्न क्रमांक 4, वार्सा पैक्ट कब हुआ? वार्सा पैक्ट कब हुआ? प्रश्न क्रमांक 5, सीटों का पूरा नाम क्या है? सीटों का पूरा नाम क्या है? नंबर 7, सेंटो का मूल नाम क्या था? सेंटो का मूल नाम क्या था? और प्रश्न क्रमांक 8, कांगो युद्ध कब हुआ? आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रखें और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं बहुत जल्दी ही। आप सभी का चैनल सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
pause button.